हेलो बच्चों, तो चैप्टर 2 हॉस्पिटल फार्मेसी, इसमें हम लोगों ने देखो डेफिनेशन, फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी पढ़ लिया था पहले वीडियो में। दूसरे वीडियो में हम लोगों ने लोकेशन, लेआउट, फ्लो चार्ट ऑफ मटेरियल मैन, इन पेशेंट और आउट पेशेंट पूरा अच्छे से डिटेल में देख लिया। इन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, कुछ दिन के बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन 5 साल के प्रोवाइड करा दूंगा, इवन सॉल्व करवा दूंगा। ओके, तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे पर्सनल एंड फैसिलिटीज रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इक्विपमेंट बेस्ड ऑन इंडिविजुअल एंड बेसिक नीड्स। ठीक, आज ये चैप्टर हम लोग खत्म कर, इसके बाद बचेगा रिक्वायरमेंट एंड एबिलिटीज रिक्वायर्ड फॉर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। इसके बाद आज के वीडियो के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल से हम लोग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इन हॉस्पिटल पढ़ेंगे, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन हॉस्पिटल कल से। तो इस तरह से करके 3 बड़े चैप्टर हॉस्पिटल के आपके खत्म हो जाएंगे, जो कि अप्रॉक्स शायद मेरा आइडिया है कि आपके यहाँ सेशनल का सिलेबस हो, इतना ही। ठीक, तो हम लोग टॉपिक की बात करते हैं। टॉपिक क्या है? पर्सनल इंक्लूडिंग, पर्सनल या मैनेजर इंक्लूडिंग इक्विपमेंट बेस्ड ऑन इंडिविजुअल एंड बेसिक नीड। देखो ये चीजें घूम घूम के कई बार आएंगी। जब पूछा जा रहा है बेस्ड ऑन इंडिविजुअल बेसिक नीड, इट मींस बेसिक नीड जो है ये होना ही चाहिए, इनके बिना काम नहीं चलेगा। अब हॉस्पिटल्स क्या है? हॉस्पिटल्स फार्मेसी के अंदर वेरियस टाइप के डिपार्टमेंट होते हैं। हॉस्पिटल फार्मेसी में वेरियस डिपार्टमेंट होते हैं। अब अगर सेटअप छोटा है तो नंबर ऑफ डिपार्टमेंट कम हो गए, जैसे डिस्पेंसिंग यूनिट और मेडिकल स्टोर। जैसे छोटा सेटअप है, मान लिया छोटा सा हॉस्पिटल है कोई, ठीक, 50 बेड का हो गया, 75 बेड का हो गया, कुल मिला के मतलब बिग सेटअप नहीं है उसका, 100-200 बेड का नहीं है, तो उसमें क्या, लेकिन बेसिकली क्या, जनरली डिस्पेंसिंग डिपार्टमेंट मस्ट है और साथ में मेडिकल स्टोर। किसके लिए? इन स्मॉल सेटअप। यही केस अगर हो जाए, बड़ा मल्टी स्टोरीज के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हो जाए, मींस बिग सेटअप की बात अगर करें, तो यहां पे क्या, कई तरह के डिपार्टमेंट्स होंगे, मतलब मैन्युफैक्चरिंग भी होगी। और अगर जान लो किसी भी चीज की कहीं पे अगर मैन्युफैक्चरिंग हुई है तो उसी से कनेक्टेड क्वालिटी कंट्रोल होगा। मतलब आपने जो बनाया वो क्वालिटी बेस्ड है कि नहीं, क्वालिटी प्रोडक्ट है कि नहीं, मींस कहीं कोई इंप्योरिटी तो नहीं है, या जो आप बता रहे हो वो कंडीशन फुलफिल हो पा रही कि नहीं। दूसरा, क्लिनिकल फार्मेसी डिपार्टमेंट, उनके क्लिनिकल ट्रायल्स, जैसे अभी रिसेंट में देखो कोरोना आए थे, तो ये कोरोना आया, इनकी जो है क्या हुई, ड्रग्स बनी, दवाएं बनी, रिसर्च की गई, क्लिनिकल ट्रायल्स लिए गए, मींस एक क्लिनिकल फार्मेसी भी उसी में अटैच्ड रहती है। या जैसे पैथोलॉजी सोच लो, एक तरह से भाई वहां पे भी क्या है, क्लिनिकल पार्ट ही तो है ना, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डिजीज तो देखी जाती है। ठीक, दूसरा, अब फार्मेसी अगर होगी तो उसका कौन, हेड फार्मेसी होगा। जो हेड होगा, जो मेन होगा, प्रेफरेबली क्या होता है, एम फॉर्म, यहां पे पोस्ट ग्रेजुएट इन फार्मेसी, बोले तो मास्टर इन फार्मेसी। और ज्यादा प्रिसाइज करो तो, और अगर उसमें फार्माकोलॉजी का मिल जाए तो फिर और ज्यादा बेटर है। मतलब जो हेड ऑफ फार्मेसी होगा, सुपरिंटेंडेंट ऑफ फार्मेसी होगा, जो सबसे मेन बॉस होगा, वो पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक, अब इसके अंडर में वेरियस टाइप के डिपार्टमेंट होंगे। कौन कौन से? जैसे डिस्पेंसिंग डिपार्टमेंट तो मस्ट है, चाहे सेटअप छोटा हो चाहे बड़ा हो। डिस्पेंसिंग में डी फॉर्म के स्टूडेंट्स डिस्पेंसिंग में जा सकते हैं, यानी सरकारी हॉस्पिटल में जब जाओगे तो आपको काम कौन सा मिल जाएगा, एक तो डिस्पेंसिंग का, चाहे इन पेशेंट हो चाहे आउट पेशेंट हो। आउट इन पेशेंट की बात हमने पहले भी की है। इन पेशेंट को मेडिसिन कैसे मिलेगी, मोस्ट ऑफ द टाइम थ्रू या वाया नर्सिंग स्टेशन। आउट पेशेंट डायरेक्टली आके मेडिसिन रिसीव कर सकता है। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट जहां पे भी होगा वहां एम फॉर्म, ये बोला गया है खासकर इंजेक्टेबल के लिए। इंजेक्टेबल के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम, या आईवी फ्लूइड के लिए एम फॉर्म, नहीं एम फॉर्म है तो बी फॉर्म, बी ऑब्लिक एम, मतलब बी फॉर्म ऑब्लिक एम फॉर्म, दो में से एक कोई ना कोई चाहिए। अदर मैन्युफैक्चरिंग के लिए
बी फॉर्म मोर देन सफिशिएंट। क्लिनिकल फार्मेसी डिपार्टमेंट में बी फॉर्म, देखो क्वालिफिकेशन याद रख लेना, एक बार क्या है इसको अच्छे से पढ़ लेना। लेआउट हमेशा नंबर लाने का सबसे अच्छा तरीका होता है। लेआउट में प्रेजेंटेशन जितना अच्छा बना दो उतना अच्छा आपका बुक लगने, कॉपी आपकी जो रहेगी एग्जाम में वो बहुत अच्छी रहेगी। दूसरा क्वालिटी कंट्रोल, क्यूसी मतलब क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, ये मोस्ट ऑफ द टाइम या ऑलवेज शुड बी एम फॉर्म प्रोफेशनल्स, यानी मास्टर इन फार्मेसी। मेडिकल स्टोर फार्मासिस्ट की बात करें तो वहां पे चाहे बी फॉर्म हो या डी फॉर्म हो, दोनों चलेंगे, ठीक। यानी एक डिस्पेंसिंग यूनिट की बात करें, दूसरा एक मेडिकल स्टोर फार्मासिस्ट की बात करें जहां पे डी फॉर्म वालों को प्रेफरेंस दिया जाता है, राइट। तो ये बात हो गई किसकी, फार्मेसी को कैसे मैनेज किया जाए, बेसिक नीड फार्मेसी की, राइट। अब बात करें काहे की, इक्विपमेंट की। कौन से, बेसिक इक्विपमेंट, बेसिक नीड। अब इक्विपमेंट में देखो सबसे पहले आप क्या करो, फार्मेसी के अंदर अगर आप जाते हो तो सबसे पहले क्या, आपको ड्रग रखने के लिए कैबिनेट चाहिए, मेडिसिन या स्टॉक कहां रखोगे उनके लिए प्रॉपर सेल्फ होनी चाहिए विद ड्रॉर। तभी तो भाई जैसे आप क्या एबीसी एनालिसिस या जिस तरह भी आप अरेंज करते हो बॉक्स वाइज ड्रॉर वाइज, जिस तरह से भी ड्रॉर होगा उसके अंदर मेडिसिन होंगी, आराम से आप आइडेंटिफाई कर लोगे। उन बॉक्स की नंबरिंग कर दो ABCD 1 2 3 जिस तरह से भी है, ठीक। दूसरा ड्रॉर कैबिनेट्स क्या, कप बोर्ड बेस्ड होनी चाहिए, वर्किंग टेबल होनी चाहिए काउंटर पे, जिसपे आप क्या कर सकते हो भाई, जहां पे काउंटर आपका है वहां पे वर्किंग टेबल हो, जहां पे आप पर्चा रिसीव करते हो, बिलिंग करते हो, सारी चीजें या मेडिसिन रख के आप उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हो एक साथ निकाल के, ठीक। सिंक होना चाहिए या ड्रेन बोर्ड होना चाहिए, जो भी स्पिलेज वगैरह होता है या क्लीनिंग करनी है उसके लिए सिंक प्रॉपर होना चाहिए, ये एक फार्मेसी की बेसिक नीड है, ठीक। कैबिनेट टू स्टोर मोटार पेस्टल, भाई मोटार पेस्टल की जरूरत पड़ती है, उसके लिए बाकायदे एक डेडिकेटेड कैबिनेट होना चाहिए। रेफ्रिजरेटर विथ सुटेबल कैपेसिटी, अब जिस हिसाब से आपकी फार्मेसी है, हॉस्पिटल फार्मेसी, अब हॉस्पिटल फार्मेसी किस हिसाब से होगी, जिस हिसाब से हॉस्पिटल है, जहां पे हॉस्पिटल में आपने अपनी फार्मेसी को खोला है उस हॉस्पिटल के हिसाब से, ताकि सफिशिएंट अमाउंट में आपके पास जो रेफ्रिजरेट करने वाली या फ्रीज में रखने वाली मेडिसिन है वो इसके अंदर आ सके, यानी उसी के हिसाब से इसकी कैपेसिटी घटती बढ़ती रहती है, राइट। नार्कोटिक ड्रग्स के लिए सेपरेट लॉकर होना चाहिए विद लॉक एंड की। नार्कोटिक ड्रग्स क्या है, सेफली लॉक्ड ड्रॉर होने चाहिए, मींस जब तक आपकी इजाजत ना हो कोई लड़का उसको खोल नहीं सकता। ऑफिस डेस्क होनी चाहिए जिस पे टेलीफोन का कनेक्शन हो। फाइल के कैबिनेट्स होने चाहिए जहां पे आप अपनी इन्वेंट्री की जो फाइल्स हैं उनको सेग्रीगेट करके रख सकते हो। सेल्फ स्पेस फॉर फार्मेसी लाइब्रेरी, फार्मेसी के अच्छे से क्या, जैसे जनरल्स हो गई या अपडेटेड ड्रग्स की बहुत सारी बुक्स आती हैं उनको आप लाइब्रेरी में रख सकते हो। डिस्पेंसिंग विंडो फॉर नर्स और आउट पेशेंट दोनों के लिए, देखो नर्स के थ्रू मिलती है इन पेशेंट को, आउट पेशेंट डायरेक्टली, मतलब नंबर ऑफ डिस्पेंसिंग यूनिट होनी चाहिए। डिस्पेंसिंग जहां पे नर्स का अलग रहे, यानी इन पेशेंट का अलग, आउट पेशेंट का अलग, ठीक। सेपरेट क्या हो, डिस्पेंसिंग यूनिट हो। ये एक बेसिक आइडिया हुआ। अब हम बात करेंगे पर्सनल की। पर्सनल में क्या देखेंगे, कितने साइज का बेड है और उतने साइज के बेड में कितने फार्मासिस्ट चाहिए, ठीक। तो ये हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। पर्सनल की अगर बात करें, इसी में एक टॉपिक क्या, पर्सनल मींस कितने लोग किस तरह से इन्वॉल्व होते हैं। और जब बात की जाए लोगों की तो चूंकि हम लोग फार्मासिस्ट हैं तो बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ फार्मासिस्ट की, ठीक। तो पर्सनल में क्या है, देखो जो ऑर्गेनाइजेशन है हॉस्पिटल, बड़े और छोटे हमने कहा कई तरह के होते हैं। इसके अंदर हॉस्पिटल फार्मेसी की बात की जाए, अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन है, क्लिनिकल फार्मेसी है, क्वालिटी कंट्रोल है, डिस्पेंसिंग यूनिट है, तो ये सारी चीज़ें अगर रहेंगी तो इनके लिए नंबर ऑफ पर्सन्स भी चाहिए, ठीक। तो नंबर ऑफ पर्सन के केस में हॉस्पिटल में वर्कलोड होता है, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ बेड का हॉस्पिटल
उतना ज़्यादा वर्कलोड रहेगा, और जितना ज़्यादा वर्कलोड रहेगा उसी के हिसाब से नंबर ऑफ़ फार्मासिस्ट कैलकुलेट कर लिए जाते हैं। किसी भी तरह का हॉस्पिटल हो, मिनिमम सबसे छोटा हॉस्पिटल जो माना गया है स्टैंडर्ड, वो माना गया है 50 बेड का। 50 बेड का मतलब मिनिमम 3 फार्मासिस्ट चाहिए एक हॉस्पिटल को रन करने के लिए। मिलते कितने हैं ये तो कुछ आपको पता होगा, कुछ हमको पता है, बाकी हॉस्पिटल वालों को पता है ना। मतलब किसी भी हॉस्पिटल में जाइए तो कम से कम 3 फार्मासिस्ट बेसिक रिक्वायरमेंट है। किसकी बात कर रहे हैं? बेसिक नीड की। ठीक, तो जिस हिसाब से क्योंकि हॉस्पिटल में 3 फार्मासिस्ट मिनिमम हॉस्पिटल फार्मेसी में भी चाहिए प्रिस्क्रिप्शन फिलिंग के, 2 तो वहीं हो गए। ठीक, एक चीफ फार्मासिस्ट हो गया जिसके अंडर में ये सब काम करेंगे। इन्वेंट्री कंट्रोल मीन्स बहुत सारे काम हैं उसी के साथ। जैसे स्मॉल हॉस्पिटल होगा तो मिनिमम 3 फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड हैं स्मॉल हॉस्पिटल में, मिनिमम 3। अब जिस हिसाब से नंबर ऑफ बेड बढ़ते जाएंगे उसी के सापेक्ष, उसी के साथ साथ नंबर ऑफ फार्मासिस्ट बढ़ते जाएंगे। एडिक्वेट फार्मेसी क्वालिफिकेशन, स्पेशल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए हमने इसके पहले भी डिस्कस किया, और इसमें बेसिक रिक्वायरमेंट क्या हम वो भी डिस्कस कर लेंगे कि कहाँ पे डी फॉर्म चाहिए, कहाँ एम फॉर्म चाहिए, कहाँ बी फॉर्म चाहिए। राइट, तो उसी के हिसाब से जिस हिसाब से नंबर ऑफ बेड पढ़ेंगे उसी के हिसाब से आगे फार्मासिस्ट भी बढ़ते जाएंगे। चीफ फार्मासिस्ट ऑलवेज शुड बी पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक, अगर फार्मेसी ऑल्सो इन्वॉल्व मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन, अगर फार्मेसी में बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तभी फार्मेसी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन होगा। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन है तो नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ टेक्नीशियंस बढ़ जाएंगे, प्यून बढ़ जाएंगे, वर्कर बढ़ जाएंगे। उसी के कंपैरिजन में मीन्स जितना ज़्यादा काम उतने ज़्यादा लोग। ठीक, अब नॉर्मल खाली डिस्पेंसिंग यूनिट रख लो, मेडिकल स्टोर रख लो तो 2 फार्मासिस्ट में काम हो जाए। अब उसमें आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो मैन्युफैक्चरिंग बिना क्वालिटी कंट्रोल के नहीं होगी। क्वालिटी कंट्रोल मस्ट है उसका। क्यों? क्योंकि जो भी आप बना रहे हो अप टू द पैरामीटर है कि नहीं, अप टू द मार्क है नहीं कि नहीं। अदरवाइज क्या है, उसमें किसी तरह का डिटोरिएशन हो जाए, किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाए, कुछ भी XYZ हो जाए, मीन्स पेशेंट खाने के पहले ही काम हो जाए, है ना। तो ये सब नहीं होना चाहिए। इन सब चीज़ों के लिए क्वालिटी कंट्रोल। और मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट चलाने के लिए बहुत सारे टेक्नीशियन चाहिए, काम करने वाले वर्कर चाहिए, तो उसी के हिसाब से वो सब भी बढ़ते रहते हैं। ठीक, फिर बात की जाए किसकी, नंबर ऑफ फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड। नंबर ऑफ फार्मासिस्ट, देखो यहाँ पे एक चार्ट है, इस चार्ट को देख लेना। बेड स्ट्रेंथ, नंबर ऑफ फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड। अगर 50 बेड का हॉस्पिटल है, 50 बेड का हॉस्पिटल है तो 3 फार्मासिस्ट। ठीक, 100 बेड का है तो 5 फार्मासिस्ट। ठीक, उसी तरह से 200 बेड का है तो 8 फार्मासिस्ट, 300 बेड का है तो 10, और 500 बेड का है तो 15। इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, ओवरऑल पूरा हॉस्पिटल फार्मेसी 100% एक क्वेश्चन हॉस्पिटल से, और कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन आपको हॉस्पिटल फार्मेसी से मिलेंगे। जितना मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ 480 पिक्सल पे, सेटिंग में जाओ यूट्यूब के, एडवांस सेटिंग में जाओ, वहाँ पिक्सल सेटिंग में 480 सेलेक्ट करो। डेटा भी ज़्यादा नहीं जाएगा, बोर्ड की क्लियरिटी मिलेगी। जितना बोर्ड पे मैंने लिख दिया सिर्फ इतने का नोट्स बना लो, एग्ज़ाम में इतना ही लिख के चले आना। बात समझ गए? 80 में 75 नंबर कहीं नहीं गए। अब कहोगे मिलते हैं, मिले हैं तभी बता रहा हूँ आपको। राइट, मीन्स हॉस्पिटल में बस ये है कि जिस तरह मैं पढ़ा रहा हूँ उस तरह पढ़ो, लेआउट बना बना के पढ़ो, टेबल बना बना के पढ़ो। बहुत ज़्यादा लिखने की आदत मत डालो। जितना बोर्ड पे लिख दिया, एक सिंगल वर्ड कहीं से आपको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही नोट्स काफ़ी है। ठीक, और ये 3 पार्ट में, ये तीसरा पार्ट 3 है वीडियो का। ठीक, 2 पार्ट इसी हॉस्पिटल फार्मेसी के पहले हो चुके। अब रिक्वायरमेंट एंड एबिलिटी रिक्वायर्ड फॉर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। रिक्वायरमेंट की बात करेंगे यहाँ पे, और एबिलिटीज़, टेक्निकल एबिलिटीज़ जो एबिलिटी होती हैं वो क्या है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। तो देखो, हाथी कमेटी जो थी, हाथी कमेटी ने पहले ही रिकमेंडेशन दे रखी थी, कहीं पे भी अगर इंजेक्टेबल जैसे IV फ्लूइड, इंट्रावेनस फ्लूइड्स होते हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है
तो ये होनी चाहिए अंडर द सुपरविजन ऑफ एम फॉर्म असिस्टेड बाई, यानी एम फॉर्म वाला असिस्ट करेगा किसको, डी फॉर्म और बी फॉर्म को। डी फॉर्म बी फॉर्म होल्डर किसके अंडर में, अंडर द सुपरविजन ऑफ एम फॉर्म इंजेक्टेबल्स बना सकते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प कर सकते हैं। ये हाथी कमेटी का था। अब बात करते हैं फ्लो चार्ट फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। ये एक फ्लो चार्ट है जिसमें एक डायरेक्टर होगा, डायरेक्टर के अंडर में आएगा चीफ फार्मासिस्ट। चीफ फार्मासिस्ट शुड बी मास्टर इन फार्मेसी यानी एम फॉर्म या पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक, अब इसके अंडर में क्या है, फार्मासिस्ट जो कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट देखता है, डिस्पेंसिंग का काम करते हैं। फार्मासिस्ट चाहिए मेडिकल स्टोर के लिए, 2 फार्मासिस्ट चाहिए किसके, ड्रग डिस्पेंसिंग। ठीक, ये है फार्मासिस्ट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, कंप्लीट डिटेल पढ़ेंगे, है ना। 2 फार्मासिस्ट बी फॉर्म या डी फॉर्म, किसके लिए, डिस्पेंसिंग के लिए। यहाँ पे बी फॉर्म भी चलेगा और डी फॉर्म भी चलेगा। क्वालिटी कंट्रोल के लिए हमेशा मास्टर इन फार्मेसी एम फॉर्म चाहिए। अब हम आगे देखेंगे क्या, एबिलिटीज़ रिक्वायर्ड। यहाँ पे क्या था, रिक्वायरमेंट, ये तो फार्मासिस्ट रिक्वायरमेंट। अब एबिलिटी क्या चाहिए, खाली फार्मासिस्ट नहीं, इनकी एबिलिटी चाहिए, इनको पता होना चाहिए क्या चीज़ें चाहिए, मीन्स कुछ एक्सपीरियंस होने चाहिए। वो क्या क्या है वो हम देख लेते हैं अगली स्लाइड पे। अब जो है एबिलिटी रिक्वायर्ड में क्या देखेंगे हम, एबिलिटी मीन्स फार्मासिस्ट में और क्या क्या एबिलिटीज़ होती हैं या होनी चाहिए। देखो क्या टेक्निकल एबिलिटी होनी चाहिए। अब टेक्निकल एबिलिटी से मतलब ये है कि इसके पास एक जनरल आइडिया होना चाहिए अबाउट बेसिक साइंस। देखो क्या है, फार्मासिस्ट को सब कुछ पढ़ाया जाता है, बायोलॉजी भी पढ़ाई जाती है, मैथ भी पढ़ाया जाता है, कंप्यूटर भी पढ़ाया जाता है, राइट, फार्माकोलॉजी भी पढ़ाया जाता है, सोटिक्स भी, मीन्स सब कुछ। तो उसके पास जब वो फार्मासिस्ट बनता है, कहीं जॉब पे जाता है, तो उसको सब रिकॉल होना चाहिए, मीन्स बेसिक साइंस के बारे में भी पता हो, फार्माकोलॉजी के बारे में भी पता हो, टॉक्सिकोलॉजी के भी बारे में पता होना चाहिए, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में या फार्माकोलॉजी फार्माकोडायनेमिक्स के बारे में, ड्रग की स्टेबिलिटी के बारे में, ये सारी चीज नॉलेज फार्मासिस्ट। और पूरी चीज एक चीज़ खास, पूरे हॉस्पिटल में चाहे वो 500 बेड का हो और चाहे 5000 बेड का हो, मेडिसिन के बारे में अगर किसी को भी पता होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ फार्मासिस्ट होता है। ना तो मेडिसिन के बारे में किसी नर्स को पता होता है, ना किसी डॉक्टर को पता होता है, क्योंकि नर्स डॉक्टर में से किसी ने भी मेडिसिन से रिलेटेड पढ़ाई नहीं की है। डॉक्टर को सिर्फ डिजीज़ के बारे में पता है, डायग्नोसिस के बारे में पता है, नर्स को सिर्फ केयर कैसे करनी पेशेंट को उसके बारे में पता है, लेकिन फार्मासिस्ट को मेडिसिन के बारे में कंप्लीट नॉलेज होता है, क्योंकि फार्मासिस्ट ही है जो मेडिसिन की पढ़ाई करता है। और वही फार्मासिस्ट जब एमआर बनता है तो उसी मेडिसिन के बारे में डॉक्टर को जाके पढ़ाता है, तब डॉक्टर को पता चलता है ये दवा इतनी डोज देनी है इस पेशेंट को, डॉक्टर को और नहीं, हम ही आप जाके बताते हैं, हम ही आप पढ़ाते हैं और वो डॉक्टर बना घूमता है। डॉक्टर से कम इंपॉर्टेंस फार्मासिस्ट की नहीं होती, बस आप अपना टैलेंट या फार्मासिस्ट लिखने में देखो, फार्मासिस्ट DRX लग के घूमते हैं, सब बस चले तो डॉक्टर लिख ले। ठीक, खैर, एबिलिटी टू डेवलप मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन, किसी भी हॉस्पिटल के अंदर हॉस्पिटल फार्मेसी है तो उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन कौन डेवलप कर सकता है, फार्मासिस्ट डेवलप कर सकता है। मैन्युफैक्चरिंग विद इन हॉस्पिटल रिक्वायर्स क्या क्या चाहिए, क्वालिटी ऑफ सप्लाई होनी चाहिए, किसकी, मटेरियल की, इक्विपमेंट होनी चाहिए, रॉ मटेरियल विद मिनिमम कॉस्ट विद हाई क्वालिटी, रॉ मटेरियल विद मिनिमम कॉस्ट विद हाई क्वालिटी। किससे पता चलेगा, फार्मासिस्ट को ही जानकारी हो सकती है, ना डॉक्टर, ना नर्स, ना किसी और को नहीं पता चलेगा। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट हैज़ टू ऑर्गेनाइज मैन्युफैक्चरिंग फंक्शन बाय डूइंग प्रॉपर कॉस्ट बेनिफिट, मीन्स मैन्युफैक्चरिंग तो करनी है लेकिन किसी भी तरह से हॉस्पिटल फार्मेसी की कॉस्ट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी, फार्मासिस्ट के पास एबिलिटी होनी चाहिए कि वो प्लान कर सके, बेसिक प्लान होना चाहिए, किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर वे में, मीन्स
कैसे मैन्युफैक्चरिंग होगी, कैसे क्वालिटी कंट्रोल होगा, कैसे मेडिसिन डिस्पेंस होगी, कैसे नर्सिंग स्टेशन पे जाएगा, ये सारी चीज़ों का एक वर्क शेड्यूल बनाता है कौन? फार्मासिस्ट अपने स्टाफ के लिए। ठीक, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी होनी चाहिए, एबिलिटी टू कंट्रोल इन्वेंट्री, एबिलिटी टू कंट्रोल इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री में क्या क्या है? सब कुछ इन्वेंट्री में आ गया। मीन्स मिनिमम रिक्वायर्ड जो स्टॉक है वो प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए और ना ज़्यादा महंगा हो और ना ख़राब क्वालिटी का हो। मेडिसिन जो आती हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का ध्यान रखना चाहिए। जो मेडिसिन पहले आई है, यानी जो पहले आई वो जल्दी एक्सपायर हो जाएगी तो उसको पहले निकाल देना है। नारकोटिक ड्रग को सेपरेट रखना है, मिक्सअप नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें कौन देख सकता है? फार्मासिस्ट देख सकता है। एबिलिटी टू कंडक्ट एंड पार्टिसिपेट इन रिसर्च। अब फार्मासिस्ट को क्या? मेंटेन द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फार्मास्यूटिकल जर्नल्स। जो फार्मेसी में जर्नल्स हैं, अपडेटेड जर्नल्स, उनको पढ़ते रहना है, रिसर्च करते रहना है और उनके बारे में क्या है? सारी की सारी इंफॉर्मेशन, जो भी नए मेथड्स हैं प्रिजर्वेशन के, नए मेथड है मैन्युफैक्चरिंग के, नए मेथड है डोजेस फॉर्म के, नए तरीके से प्रिपरेशन हो या टेस्ट को इम्प्रूव किया जा सके, अपीयरेंस को इम्प्रूव किया जा सके, मेडिसिन की इफिकेसी को बढ़ाया जा सके, मेडिसिन की बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाया जा सके, मेडिसिन की टॉक्सिसिटी को घटाया जा सके, साइड इफ़ेक्ट घटाया जा सके। ये सब कैसे पता चलेगा? रिसर्च से। और रिसर्च कहाँ से होगी? जो मार्केट में रिसर्च हो रही है फार्मास्यूटिकल जर्नल्स में आप पढ़िए। और ये सब काम कौन? जिसके पास नॉलेज होगा। और नॉलेज किसके पास है? फार्मासिस्ट के पास। ठीक, तो इसके पास एबिलिटी होनी चाहिए कंडक्ट एंड पार्टिसिपेट इन रिसर्च। ठीक, लास्ट पॉइंट है एबिलिटी टू कंडक्ट टीचिंग प्रोग्राम। टीचिंग प्रोग्राम मैंने पहले बताया, नई नई मेडिसिन्स मार्केट में आती हैं, उसके बारे में जानकारी फार्मासिस्ट के पास होती है। फार्मासिस्ट उस जानकारी को लेगा और जो भी उसका स्टाफ है, जैसे नर्सिंग स्टाफ हो गया, नर्सिंग स्टाफ को वो जानकारी देगा कि कैसे इस मेडिसिन का यूज़ करना है, किस तरह इस मेडिसिन का स्टोरेज होगा, किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कैसे डोजेस फॉर्म बनेगा और किस तरह से किस रूट से पेशेंट को ये एडमिनिस्टर करना है। ये सारी जानकारी होती है फार्मासिस्ट के पास और वो क्या करता है? ये सारी जानकारी अपने सबऑर्डिनेट स्टाफ जो होते हैं या नर्सिंग स्टाफ होते हैं उन सबको वो पढ़ाता है, टीच करता है। फार्मासिस्ट एक तरह से ट्रेनर का काम करता है फॉर नर्सिंग स्टाफ हो या डॉक्टर्स हो। राइट, तो ये सारी चीज़ें ऑल अबाउट हॉस्पिटल फार्मेसी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन हॉस्पिटल, यानी चैप्टर 3। ओके, बाय।